हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 7 कर रहे थे। हम इसके सेकंड पार्ट में हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ का वही है जो हमने कल डिस्कस किया था कि कैसे डिफॉरेस्टेशन के कारण जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको नुकसान होता है। इसके साथ साथ हमने कुछ और भी टॉपिक डिस्कस किए थे जिसमें हमने डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस में बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था। तो उन्हीं पॉइंट्स में एक पॉइंट हमारा ये भी था कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उसका बैलेंस हम कह सकते हैं कि ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए हमें बनाने के लिए हमें अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना पड़ेगा। और उसको कंजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे? वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं और उन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क आते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन सब के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको एक और टॉपिक समझाया जा रहा है जिसका नाम है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर वैसे तो हम अगर ज्योग्राफी के अनुसार बात करें तो बायोस्फीयर हमारी अर्थ पर वो सभी जगहें होती हैं जहाँ पर लाइफ प्रेजेंट होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो लाइफ को सपोर्ट करता है उन सभी जगहों को हम बायोस्फीयर का हिस्सा मानते हैं। और बायोस्फीयर जो है वो बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलकर बायोस्फीयर का निर्माण करता है, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलकर एक बायोस्फीयर बनाते हैं। अब ये इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो आपस में रिलेशन बनाकर रहती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। ऐसा इंडिपेंडेंट सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें मिलकर काम करती हैं उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर एक बायोस्फीयर बनाते हैं। तो यहाँ पर बायोस्फीयर की डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स द लाइफ। तो इसको आप यहाँ से कर सकते हैं, बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। ये जो 3 लाइनें हैं इसको आप बायोस्फीयर की डेफिनेशन के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आपको बायोडाइवर्सिटी बताया है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग होता है कि हमारे जितने भी टाइप ऑफ लाइफ है उनके डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ को हम एक जगह इंक्लूड करते हैं, या हम ये कहें डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। कि अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की जो वेराइटीज़ हैं वो क्या है? वो बायोडाइवर्सिटी है। उसके बाद जो इंटर रिलेशनशिप और देयर रिलेशनशिप बताया है एनवायरनमेंट के साथ, ये हमारा इकोसिस्टम या इकोलॉजी का पार्ट है, वो आपकी बुक में डिटेल से नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे फिर हमें प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में बात करनी है। तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो हमारे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमने चैप्टर के शुरुआत में ही बता दिया था कि यहाँ पर जो प्रोफेसर अहमद है वो बच्चों को विज़िट करवा रहा है, और यहाँ पर विज़िट हो रही है किसकी? पंचमई बायोस्फीयर रिजर्व्स की। पंचमई बायोस्फीयर रिजर्व्स एमपी में है, और इसको सतपुड़ा के जो क्वीन है वो भी कहा जाता है। सतपुड़ा के जो फॉरेस्ट हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो वहाँ पर बच्चों को जो भी टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसमें एक जो नई बात आपको बताई गई है वो ये है कि यहाँ की जो वेजिटेशन है, यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं वो सिमिलर हैं किसके? वेस्टर्न घाट के और हमारे हिमालयन पीक पर जो वेजिटेशन पाई जाती हैं उससे मैच करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इन बिटवीन क्वेश्चन बनाना है तो केवल यही एक इन बिटवीन क्वेश्चन बन रहा है कि विच टाइप ऑफ वेजिटेबल आर सिमिलर टू द हिमालयन पीक और वेस्टर्न घाट। तो हम यहाँ पर प्लेस का नाम बता देंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो यहाँ पर अगर ये लाइनें आपको मार्क करनी है
तो आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड हेयर आर द सिमिलर दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक एंड दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर ये इन बिटवीन क्वेश्चन बन रहा है आपका, और ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल पार्ट है जो हमारे नेशनल हेरिटेज का पार्ट है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे नेशनल हेरिटेज का हिस्सा है। उसके बाद आपको कुछ डेफिनेशन समझाई गई हैं। उन डेफिनेशंस में हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ के नाम आ गए, पहले इस पैराग्राफ में प्रोटेक्टेड एरियाज़ के नाम आ गए, और फिर प्रोटेक्टेड एरियाज़ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन है। तो हम इनको समझ लेते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये जो चीज़ें होती हैं जैसे कि प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज़, हंटिंग, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादातर नहीं होती, प्रोहिबिटेड होती हैं। सारी की सारी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होती हैं। कुछ एरियाज़ होते हैं ऐसे, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वहाँ के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर कुछ ट्राइबल पीपल की मदद से ये सारे काम किए जाते हैं, तो उनको, कुछ लोगों को ये काम करने की वहाँ पर छूट होती है। तो हम डेफिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि वहाँ का जो हैबिटेट है वो फ्रीली उसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर घूम सकते हैं, यानी कि वहाँ पर बाहर की जो बंदिशें होती हैं वो कोई भी नहीं होती। फिर आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी बिल्कुल वैसा ही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क इतना है कि वहाँ पर एरिया कम होते हैं, बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज को वो फ्रीली यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, एरियाज़ रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़ा एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर प्लांट के साथ साथ एनिमल्स दोनों को ही प्रिजर्व किया जाता है, और वहाँ के जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल लाइफ है, ट्राइबल पीपल, वो सब मिलकर इस काम को करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया काफ़ी बड़े होते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर जो नेक्स्ट पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें केवल सिंपल सी बात बताई है कि ये जो काम है ये केवल गवर्नमेंट एजेंसीज ही नहीं करती, बल्कि बाकी लोग भी मिलकर इस काम को करते हैं, जिसमें हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ को कंजर्व करते हैं। एक्टिविटी 7.3 आपके लिए है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के और कंट्री के जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उन सब की एक लिस्ट बना सकते हो। तो यहाँ टेबल 7.1 में आप ये फिल कर सकते हैं। उसके बाद है ये यहाँ पर एक पंचमई बायोस्फीयर रिजर्व का पूरा मैप दिया हुआ है आपको। तो पंचमई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिसमें हम पंचमई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर वास्तव में क्या है कि ये जो पैराग्राफ है ये आपका काम का है। इसके अंदर हमारा एक नेशनल पार्क जो कि सतपुरा नेशनल पार्क है, और 2 सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि बोरी और पंचमई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं। और ये हमारे सभी तरह की चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है बायोस्फीयर। इसके अंदर प्लांट हैं, एनिमल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और ये सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करके हम क्या फ़ायदा क्या है हमें? वास्तव में जो नेचर का बैलेंस है वो इन हमारी बायोडाइवर्सिटी के कारण ही है। बायोडाइवर्सिटी सेफ है तो हमारी लाइफ साइकिल, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट का जो साइकिल्स चलते हैं वो रेगुलरली, कंटिन्यूसली चलते रहेंगे बिना डिस्टर्ब के। लेकिन अगर एक भी स्पीसीज जिसमें से एक्सटिंक्ट हो गई, या कुछ हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी स्पीसीज़ को नुकसान होता है तो इनडायरेक्टली वो हमारी लाइफ पर इफ़ेक्ट डालती है, हमारे एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट डालती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी वाइल्ड लाइफ है वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, उनको सेव करना कंपलसरी है। तो जो मैंने बताया आपको, पंचमई बायोस्फीयर रिजर्व्स में एक नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो यहाँ से आप इन बिटवीन क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप ये मैप में भी देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पंचमई
बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें यहाँ पर ये बोरी सेंचुरी हो गई, ये देखो बोरी सेंचुरी हो गई, ये सतपुरा नेशनल पार्क हो गया, और दूसरी तरफ हमारा ये हमारा पंचमई सेंचुरी हो गई, ये बात ठीक है। तो आप इस मैप इसी तरीके से आप अपने स्टेट के भी मैप को चेक करके अपने ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ की लिस्ट बना सकते हैं। इसके बाद जो है वो एक्टिविटी 7.4 में आपको बताया है कि हमें पता है कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जाने अनजाने में हम वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करते हैं, तो हमें क्या करना है, उन्हीं सभी एक्टिविटीज़ की यहाँ एक लिस्ट बनानी है, एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें कि हमें आइडियाज़ देने हैं कि भाई किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना हमारा प्लांट्स और एनिमल के लिए साइंटिफिक वर्ड हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। वास्तव में अर्थ पर जितने भी तरह के प्लांट्स हैं उन सभी प्लांट्स को हम फ्लोरा के नाम से जानते हैं, और सभी तरह के जो ऑर्गेनिज़म हैं, चाहे उसमें बड़े एनिमल्स आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म आ गए, बैक्टीरिया वगैरह आ गए, सभी जो हैं वो फौना में आएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन साइंस की आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो है डायग्राम है, ये आपको ये वाइल्ड डॉग है, ये चीतल है जिसको हम डियर भी बोलते हैं, ये हमारा वॉल्फ है, ये लिपर्ड है, ये फर्न का पौधा है, और लास्ट एफ जो है वो जामुन ट्री है। तो यहाँ से हम फ्लोरा एंड फौना की डेफिनेशंस कर लेते हैं। यहाँ है डेफिनेशन ज़्यादा, यहाँ ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर एक्टिविटी बताई है, क्योंकि फॉरेस्ट में विज़िट कर रहे हैं बच्चे, तो वहाँ पर उनको एक रैबिट दिखाई देता है, या फिर वहाँ पर वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़म को अचानक से देखकर खुश हो जाते हैं। तो ये जो है आपके सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फौना ऑफ दैट एरिया, एंड द एनिमल एंड द प्लांट्स के लिए फ्लोरा और एनिमल्स के लिए फौना। द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फौना ऑफ दैट एरिया, सॉरी फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। फ्लोरा प्लांट्स के लिए, मैं रिपीट कर रही हूँ, फ्लोरा प्लांट्स के लिए और फौना एनिमल्स के लिए। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है एंडेमिक स्पीसीज़। एंडेमिक स्पीसीज़ का मीनिंग होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पीसीज़ का पाया जाना, कि यहाँ पर जैसे हम बात करें कंगारू की बात करें, कि हमें पता है कि कंगारू जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कुछ पंचमई बायोस्फीयर रिजर्व की जो एंडेमिक स्पीसीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। एंडेमिक स्पीसीज़ का मीनिंग होता है कि कोई स्पीसीज़ केवल उसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाएगी, कहीं और नहीं पाई जाएगी। तो इस तरह की जितनी भी स्पीसीज़ हैं उन सब को हम एंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं। और यहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज़ के कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं एंडेमिक स्पीसीज़ की। ये देखिए, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, कहीं और नहीं पाई जाएंगी वो, ऐसे स्पीसीज़ को हम एंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर साल का जो ट्री है, वाइल्ड मैंगो है, ये एग्जाम्पल हैं किसके, फ्लोरा के, किसके, पंचमई बायोस्फीयर रिजर्व के। इसी तरीके से फौना के भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ये एंडेमिक स्पीसीज़ के। यहाँ पर जो फौना के एग्जाम्पल हैं वो हो गए हमारा बीसन, इंडियन ग्रेट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल। ये हमारे जो पंचमई बायोस्फीयर रिजर्व है उसके फौना के एग्जाम्पल हैं। ये स्क्विरल आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ी स्क्विरल है, इसकी जो टेल होती है काफ़ी बड़ी होती है।
आप यहाँ ये देख सकते हैं कितनी बड़ी टेल है इसकी। ये यहाँ की एंडेमिक स्पीसीज है। इसी पैराग्राफ में एंडेमिक स्पीसीज के लिए एक स्पेशल बात और बताई गई है कि जो एंडेमिक स्पीसीज है ना वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाएगी और उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको डेंजर भी है। किन किन फैक्टर से उनको डेंजर है उसमें हमें बताया गया है कि एक तो अगर मान लो वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए इन्हीं ऑर्गेनिज़म की या दूसरे ऑर्गेनिज़म की, तो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है उनके जो लाइफ के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो कम हो सकती हैं, तो उनको डेंजर हो सकता है। दूसरी जो बात है वो है कि अगर मान लो वहाँ पर कोई दूसरी स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो भी उनकी लाइफ को ख़तरा है। और तीसरा, अगर हम उनकी जो हैबिटेट है उसको डैमेज कर दें तो भी लाइफ को उनको ख़तरा होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये 3 फैक्टर आप लिख सकते हैं कि राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज। तो उसके लिए आप ये पॉइंट यहाँ पर से कर सकते हैं, ये तीनों पॉइंट यहाँ से। पहला, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, दूसरा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और थर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। तो ये भी इन बिटवीन क्वेश्चन रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही कर लेते हैं, बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।